हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम इस सेशन में आई एंड आईएफएस जो कि आपका पहला पेपर है उसका मई 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। विल बी डिस्कसिंग हाफ ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच एवर वी हैव बीन एबल टू रिकलेक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके का ट्रेंड रहा है, वाज इट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड प्रीवियसली, क्या एक ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिला है, क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, एंड आगे के ट्रेंड को समझने के लिए किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पर हम, अगर आप जैब की प्रिपरेशन, जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू शुड नो दैट दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। ठीक है, तो इसी का एक बहुत बढ़िया पीडीएफ अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, इनका एक बढ़िया पीडीएफ एक साथ हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मई 2025 में जो पेपर आया था आई एंड आईएफएस, जो पहला आपका पेपर था, उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि देयर आर अराउंड 90 क्वेश्चंस दैट वी हैव बीन एबल टू कोलेट रिकलेक्ट। सो उनमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन एंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो प्रोबेबली मॉड्यूल ए एंड बी एंड सी का थोड़ा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा, एंड इन द नेक्स्ट सेशन सी एंड डी के जो क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे जो मई 2025 के पेपर में मोस्टली पूछे गए थे। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जिन्होंने भी सम सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या मैं आंसर कर पा रहा हूँ, क्या मैं आंसर कर पा रही हूँ। विद दैट यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वेदर यू आर एबल टू आंसर इट ऑन योर ओन और नॉट। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फीचर्स ऑफ वी शेप्ड रिकवरी इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट फेजेस आते हैं, एंड इफ यू हैव एन आइडिया, वी हैव रेड अबाउट द बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो ये बिजनेस साइकिल टॉपिक से है। बिजनेस साइकिल में एक बूम फेज आता है जिसमें हाई डिमांड होता है, सारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। देन देयर कम्स अ फेज जहाँ पर ये ड्रॉप होने लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिसेशन फेज। अब इसके बाद अब ये नेगेटिव में चले जाता है, एंड ये नेगेटिव में जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ चला गया, दैट इज कॉल्ड द डिप्रेशन फेज। एंड इसके बाद आता है रिकवरी फेज, जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर नेगेटिव पॉइंट से, द लीस्ट नेगेटिव पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रफ एंड द टॉप मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट इज कॉल्ड द पीक। अब यहाँ से जब रिकवर वापस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिकवरी फेज। ठीक है, जब तक ये नेगेटिव में रहता है इट इज कॉल्ड रिकवरी, एंड देन पॉजिटिव में जाता है, अगेन द बूम फेज स्टार्ट्स। तो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल, जो बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे रिकवरी जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है। कई बार ये रिकवरी कुछ सेक्टार्स की एक डायरेक्शन में हो जाती है, एंड बाकी सेक्टार्स जो है नेगेटिव में जा रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड के शेप्ड रिकवरी। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे एकदम नेगेटिव में गया एंड डायरेक्टली ये रिकवरी होने लगती है, एंड दिस इज कॉल्ड अ वी शेप्ड रिकवरी। तो इसी के बेसिस पर, रिकवरी के डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पर क्वेश्चंस आए हैं, एंड दिस इज वन सच क्वेश्चन। इट हैपेंस क्विकली आफ्टर अ शार्प डाउन टर्न। ऑब्वियसली एक शार्प डाउन टर्न आता है एंड देन क्विकली वापस, तो दैट इज कॉल्ड द वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप में ये जो पॉइंट है, बॉटम पॉइंट है, दैट इज वेरी शार्प। ठीक है, कई बार यू शेप्ड रिकवरी भी होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो वी शेप्ड इज वेरी शार्प। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। द ओवरऑल पीरियड ऑफ इकोनॉमिक वीकनेस रिलेटिवली शॉर्ट होता है अदर टाइप ऑफ रिकवरी के बजाय। ठीक है, तो नेगेटिव में जो ओवरऑल पीरियड है वो कम है, बिकॉज इमीडिएटली शार्प रिकवरी, डाउन एंड देन अप, ये चीज है। तो दैट इज वाई यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना जो है रिकवरी का टाइम है एंड ये स्टैग्नेशन का टाइम है, तो वो चीज अगर आप देखो वी शेप में कम है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप सडन ड्रॉप फॉलोड बाय रैपिड स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक टू द प्री क्राइसिस लेवल्स। तो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हो जाता है, तो तीनों ही चीजें सही है। दैट इज वाई डी 1 2 एंड 3 इज द आंसर। इवन इफ आपको इसका ग्राफ भी याद रहे तो यू कैन वेरी क्विकली इजीली अंडरस्टैंड। Next, which among the following is are the pillars of the Make in India initiative? So what is this initiative all about? We have an idea 2014 में initiative लाई गई थी so that production in India वो increase हो सके। हम chapter 1 में पढ़ते हैं कि जो इंडिया में नॉर्मल कंट्रीज के तरह ट्रांजिशन बिटवीन द सेक्टर्स नहीं होता है। सबसे इनिशियल टाइम पे एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर सबसे पीक पे था, सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। सो द करेक्ट थिंग शुड बी कि अब
प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड लेटर ऑन वी शुड ट्रांजिशन टू द टेरिशरी सर्विस सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जीडीपी। तो बट हमारे इंडिया में क्या हुआ, एग्रीकल्चर से सीधा टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ पर हम चले गए। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से ये अनयूजुअल ट्रेंड है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट द सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉर दैट ओनली ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लाया गया है। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के कई सारे पिलर्स है जिसके बेसिस पर ही इस प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। व्हाट आर दोस पिलर्स, ये पूछा जा रहा है। तो वेरी क्लियरली न्यू प्रोसेसेस नए तरीके से जो है सारा कुछ अगर हम करेंगे, देन ओनली विल बी एबल टू, पुराने तरीकों से अगर हम सब कुछ करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू इनोवेट, न्यू मेथड्स को अपना नहीं पाएंगे एंड कोई ग्रोथ नहीं होगा इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर पहले लेट्स से हम नॉर्मल एनालॉग एंड ऑल यूज़ करते थे, जहाँ जूस निकालने के लिए सोच लीजिए हैंड मशीन्स होते थे, बट ना मशीनरी इलेक्ट्रिसिटी ये सब के थ्रू, डीजल के थ्रू उन्हें चलाया जा रहा है एंड जूस निकाला जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि नहीं, स्मॉल लेवल पे ऐसे ही लार्ज लेवल पे भी सारा अपग्रेडेशन हो रहा है। तो दैट इज बाय द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। न्यू सेक्टर, जहाँ पर नए जो प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन सेक्टर उनको भी अलाउ किया जाएगा। न्यू माइंडसेट वेयर गवर्नमेंट हैज़ अ डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के साथ जो है आगे बढ़ने का हम सोच सकते हैं। तो ऑल द फोर आर द पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एंड सो वी कैन से D1, 2, 3 and 4 is the right answer. Third question, which among the following factors influence the Indian economy? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, पॉवर्टी एलिविएशन, जॉबलेस ग्रोथ। पॉवर्टी को अलिविएट करना, पुअर पीपल को अलिविएट करना है, यानी कि पॉवर्टी को कम करना है इन आर कंट्री। सो वो बाय डिफरेंट मेथड्स हम करेंगे, बट या दिस इज वन इश्यू फैक्टर दैट इंडियन इकोनॉमिक इफेक्ट करता है। ग्रोथ इंडिया में हो तो रहा है, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं या फिर नेशनल इनकम का ग्रोथ कहते हैं, ये हो तो रहा है, लेकिन जॉबलेस वे में हो रहा है। सभी को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं एंड धीरे धीरे जॉब्स का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ट्रेंड बताया गया है। एंड देन देर आर राइजिंग इनइक्वालिटीज, हर तरह की इनइक्वालिटीज, आप कास्ट ले लो या फिर जेंडर इनइक्वालिटीज या फिर मेनली इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की यहाँ पर बात की गई। जो रिच है वो तो रिच होता ही जा रहा है, जो पुअर है वो तो पुअर बनता ही जा रहा है। तो इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है। माइग्रेशन एंड एक्सेसिव प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, यस, जितना ज़्यादा सिटीज़ में जो रूरल एरिया है वहाँ से पीपल आते रहेंगे तो वो उसे माइग्रेशन कहते हैं, उसकी वजह से जो सिटीज़ में प्रेशर है रिसोर्सेज पे वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऑल ऑफ दीज इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी, सो 1, 2, 3 and 4, D will be the right answer. Fourth, which among the following was a chairperson of Committee on Financial System? तो ये कमिटी बनाई गई थी लगभग जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आया था 1991-92 के बाद। ठीक है, फिर दिस कमिटी एक्चुअली रिकमेंडेड कि किस तरीके से हम कुछ नए रिफॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन इंडिया, एंड फॉर दैट कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम इसे बनाया गया था। कौन इसका चेयरपर्सन रहा है? तो द करेक्ट आंसर इज M. नरसिम्हन। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। RN मल्होत्रा कमेटी ने IRDAI को रिकमेंड किया है, ठीक है, कि वी नीड अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, एंड उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर IRDAI को 2000 में लाया गया। PV नरसिम्हा राव जी तो 1991-92 के टाइम पे PM थे, एंड NS विश्वनाथन कमेटी ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिया है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग मच टू डिस्कस। फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर? तो किसी भी इकोनॉमी को अगर हम डिवाइड कर दें into 4 parts, then very clearly we can understand that into different parts, then that is called a sector. For example, एक केक है, एक पाई है, इसको अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो उसे हम सेक्टर कह सकते हैं। इस एक पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। तो एक पार्ट को
इंस्टेड ऑफ से कॉलिंग इट पार्ट, सर्कल का ये पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। अब हमारी जो इकोनॉमी है उसको डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया, एंड वन सच क्राइटेरिया इज द एक्टिविटीज जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना या यूज करने का हमारा काम होता है, देन दैट इज डन एज पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर, उसमें क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, देन उन्हें अगर प्रोसेस किया जा रहा है, कहाँ पर होगा, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में, देन दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। अब तीसरा क्या है, इनको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी है। फॉर एग्जांपल हमने वीट से ब्रेड बनाया, एंड आफ्टर मेकिंग ब्रेड वी नीड टू सेल इट आल्सो, तो सम एडवर्टाइजमेंट, सम बेकरी, वहाँ पर कुछ अच्छा बिल बोर्ड्स, एवरीथिंग वहाँ पर आपको जो है से एडवर्टाइज करना होगा, सर्विसेज प्रोवाइड करने होंगे। तो इन दिस वे दीज आर द डिफरेंट सेक्टर्स मेनली, अगर हम देखें इनसे हम टेरिशरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। अब ये टेरिशरी सेक्टर में फर्दर टू सब सेक्टर्स है, यानी कि ये भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ सर्विस। फॉर एग्जांपल क्वार्टरनरी सेक्टर में इंटेलेक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्रिएटिव टाइप के सर्विसेज है। एंड देन क्वीनरी सेक्टर में वी हैव द सर्विसेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब आपके क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इनमें से कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है एग्जांपल ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर? एग्रीकल्चर एंड allied सेक्टर्स, ए। ठीक है। तो लेट मी आल्सो गिव यू अ फैक्ट, ब्रेन ऑफ द इंडियन, ब्रेन ऑफ इकोनॉमी, इस ये किस पर्टिकुलर सेक्टर को कहा जाता है? तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो ब्रेन से लेते हैं, आप ये मत कहिएगा कि सर दिल से लेते हैं, नहीं, ब्रेन से लेते हैं। तो ब्रेन इज ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी वुड बी एक्चुअली जहां पर मेन डिसीजन मेकिंग की जाती है, दैट इज द क्वीनरी सेक्टर। सिक्स्थ वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एम ऑफ द स्टार्टअप इंडिया? ठीक है। प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन, एस सी एस टी, अपग्रेड मशीनरी ऑफ एमएसएमईज, ब्रिज गैप बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एज पर द बजटरी सोर्सेज एंड रियल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, या फिर एक रॉबस्ट एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है टू फोस्टर इनोवेशन, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू न्यू जो बडिंग स्टार्टअप्स है, न्यू वी कैन से फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, आइडियाज है, उन्हें और भी ज़्यादा इंक्यूबेट करने का काम किया जाता है, मेनली यही है। तो उसके थ्रू इनोवेशन, प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ होगा। ठीक है। तो दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर वुमेन, एस सी एस टी से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो दैट इज द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है। मशीनरी जो अपग्रेड कर रहे हैं, ये कौन सा इनिशिएटिव है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। तो ये स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया। अब स्टैंड अप इंडिया के थ्रू 10 लाख टू 1 करोड़ रुपीस तक का लोन अमाउंट जो है प्रोवाइड किया जाता है इफ वुमेन, एस सी एस टी, ये खुद का कुछ वेंचर या नया कुछ जो है थॉट या आइडिया लेकर आते हैं, प्रोडक्ट लेकर आते हैं। Now, next question, which among the following is one of the categories of India's economic failure as underlined by economist जगदीश भगवती? ठीक है। तो जगदीश भगवती इकोनॉमिस्ट, इन्होंने बताया कि ये जो है मेन रीजंस है फॉर इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर। व्हाट वर दोज? इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो मेनली जगदीश भगवती जी ने कहा था आफ्टर 1991-92, इन्होंने ये बताया था। तो इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक फेल्यूर, जिसमें इंडिया के पास जो डॉलर्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो वो कैसे? अगर इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा ढंग से, तो द डॉलर्स दैट इज अवेलेबल विद इंडिया विल बी reducing. That is called a inward looking trade and foreign investment policy. एक ही कंट्री के साथ मेनली उस समय पे ट्रेड होता था, दैट इज मेनली यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर का ब्रेकडाउन भी 91-92 में हुआ। तो ये एक्सपोर्ट जो हमारे अर्निंग से वो एकदम कम हो गए, एंड हमारा इंपोर्ट पे जो बिल है वो भी इंक्रीज हो गया, बिकॉज गल्फ वॉर भी लगभग इसी टाइम पे हुआ था, एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सारे उसमें इन्वॉल्व थे मोस्टली। तो दैट इज़ वाई ये डबल वैमी जो इंडिया के साथ चल रहा था, हमारा जो रिजर्व्स है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत ही घट गया था। तो इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से कोई इश्यू तो इकोनॉमिक फेलियर तो नहीं होगा। तो नॉट द फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, यस, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, यस, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग, यस, इंटरनली भी हम
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो भी गवर्नमेंट है वो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो 2, 3 and 4 ओनली बी इज द राइट आंसर हियर। दीज थ्री आर द मेन रीजंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर टू इंडिया? बहुत ही सिंपल है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एमएसएमई का अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एमएसएमई सेक्टर एक्चुअली इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, एमएसएमई सेक्टर का अगर हम देखें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। मेनली एमएसएमईज को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड अपॉन कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है एंड कितना टर्नओवर इस पे जो है हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट टू टर्नओवर का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इज गोइंग टू बी 2 पॉइंट, जो माइक्रो एंटरप्राइज है उसका 2.5 करोड़ एंड द टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 करोड़। सिमिलरली 25 करोड़ फॉर स्मॉल एंड 100 करोड़ फॉर एज द टर्नओवर, 50 करोड़ फॉर द मीडियम, ठीक है। सॉरी 125 करोड़ फॉर द मीडियम एंड ये 500 करोड़ होगा, ठीक है। आई थिंक आई एम राइट ऑन दिस। तो ये आपका क्राइटेरिया है, इसके अंदर अगर कोई इंडस्ट्री आ रहा है देन दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो स्मॉल या मीडियम। ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है इनको स्कीम्स के थ्रू हेल्प जो लोन्स है, क्रेडिट है, उसको प्रोवाइड करने के लिए। अब एमएसएमई को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का क्या क्या एडवांटेजेस है? एक्सपोर्ट अर्निंग्स बहुत हाई है बिकॉज एमएसएमई अराउंड 40% ऑफ द एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है वो एमएसएमई से ही आते हैं। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं है, पोर्टेबल है, कहीं से कहीं भी आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं, फैक्ट्रीज उतना हैवी नहीं होते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो भी चाइना, जापान वगैरह, चाइना से मेनली हम इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर ऐसे कंट्रीज हैं उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इंपोर्ट्स की हमें खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमएसएमईज विल बी सप्लाइंग एवरीथिंग इन इंडिया। कॉम्पिटिटिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चारों चीज़ें सही है, तो D 1, 2, 3 and 4 इज द राइट आंसर। Which among the following is or are correct with respect to the financial sector reforms of 1998? तो अगेन 1991 में नरसिम्हन कमेटी को बैठाया गया था। 1998 में अगेन नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे। तो वो क्या रिकमेंडेशंस है ये पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड सही स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स इंक्लूड फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस एंड रूल्स फॉर बैंकिंग सिस्टम, yes. Establishment of board for financial supervision as the apex supervisory authority for commercial banks, banking, financial institutions, NBFCs. तो yes, तो फाइनेंशियल बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो ये जो एंटिटीज़ हैं इनका फाइनेंशियल जो डेटा है, स्टेटमेंट्स, उनको देखता है एंड देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम कि किस तरीके से आप स्टेबलाइज एंड करेक्ट पाथ पे अपने सारे एक्टिविटीज़ को एंड उनके रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आ सकते हो। प्राइवेट एंड इंटरनेशनल बैंक्स हैव बीन परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया तो दैट कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट बनेगा। यस एब्सोल्युटली, ठीक है। तो यहाँ पर इफ वी सी तीनों चीजें सही हैं, 1, 2 and 3, डी इज द राइट आंसर। 10th वन, वर्ल्ड बैंक इज एन ऑफशूट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? यानी कि वर्ल्ड बैंक को जब एस्टैब्लिश किया गया था तो वो कौन से पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस या ग्रुप ऑफ मीटिंग जो भी है ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1944 में एक मीटिंग हुई थी इन ब्रेटन वुड्स विच इज़ इन न्यू हैम्पशायर, वॉशिंगटन एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। वहाँ पर माउंट वॉशिंगटन होटल है, उस होटल के अंदर ये बहुत सारे डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज दे हैव कम एंड वहाँ पर ये मीटिंग की गई थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया विच वर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। द फर्स्ट वन इज IBRD विच इज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जो यूरोपियन कंट्रीज से उन्हें वापस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये बना था, तो यूरोपियन कंट्रीज को वापस से हमें अपने पैरों पे खड़ा करना था बिकॉज प्रॉस्परस थे बट फिर से करना था। तो दैट इज रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर कंट्रीज विच नीडेड द डेवलपमेंटल एक्टिविटी रिलेटेड क्रेडिट एंड ऑल, ठीक है। अब दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सो एज टू मेंटेन द मॉनेटरी बैलेंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से तो IMF, UNCTAD, OECD, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? एयरवेज, यस इंपॉर्टेंट तो है, हाईवेज, बैंक्स इंपॉर्टेंट तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है।
इफ़ एट ऑल यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर एक इकोनॉमी में, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कैपिटल जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, द प्रॉफिट दैट कम्स आउट, यू हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज़, इसमें से 1 लाख एक्स्ट्रा आ गया, तो कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ, 1 लाख रुपीज़ इज द कैपिटल दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर्म हो गया, तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वैसे ही ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बढ़ता जाएगा। सो दैट इज़ व्हाई डी इज़ द राइट आंसर ओवर हियर। Now 12th question, which among the following is or are the objective of economic planning in India? तो इकोनॉमिक प्लानिंग की जब हम बात करें, इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, इंडिया इज अ प्लान्ड इकोनॉमी सिंस 1951, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, ठीक है, 51 से 56 के बीच, ऐसे करके काफ़ी सारे प्लान्स एंड 12 5 ईयर प्लान्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, तो इस सारे प्लानिंग के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडिया के, व्हाई डिड इंडिया गो फॉर सच एक्सटेंसिव प्लानिंग, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, पॉवर्टी को कम करना है एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो 1 2 and 3 डी विल बी द राइट आंसर। तो ये काफ़ी जेनेरिक है, नॉट वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, बट या which among the following is correct with respect to foreign institutional investors? तो इसके लिए आपको concept of FDI versus FII ये समझना पड़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें एक एग्जांपल होगा, लेटस से कोई इंडियन पर्सन है, उसकी फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री में सारा का सारा इक्विपमेंट जो सामान है वो सब एक फॉरेन एंटिटी जो है वो एस्टेब्लिश करवा दे रहा है, ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे केस में दिस फॉरेन एंटिटी इज एक्चुअली अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, ठीक है, डायरेक्टली उस कंपनी या फैक्ट्री के ग्रोथ में इन्वेस्ट करना, उसका इनिशियल कैपिटल में इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई। अब एफआईआई इज द इन्वेस्टमेंट इन द, ये कंपनी तो एस्टेब्लिश हो गई, इसने शेयर्स भी इशू कर दिए, तो ये शेयर्स में जब कोई इशू इन्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो शेयर्स में इन्वेस्ट हम क्यों ही करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि फटाफट से इसमें कुछ प्रॉफिट आए, मैं सेल कर दूं, बस शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स को हम जो है रखते हैं अपने पास। सिम एफडीआई, अभी इतना सारा खर्चा हो गया आपके फैक्ट्री में, हमने मशीनरी भी लगवा दी, तो इज इट फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस? नो, ये एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। एंड अगर हम एफडीआई की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इसको ये पैसे को वापस मांगे, राइट, इसके ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं, ऑल्दो प्रॉफिट ही लिया जाता है, तो काफ़ी स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ऊपर नीचे हो जा रहा है, वेरी स्टेबल। अब ये जो जैसे इनिशियली 100 रुपीज़ जो है शेयर्स में इन्वेस्ट किया है लोगों ने, अब क्या 1 महीने बाद, एक एक हफ्ते बाद भी 100 रुपीज़ रहेगा? नहीं रहेगा, इट विल चेंज, 150 120 ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, 98 90 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज वाई दिस इज वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल मीन्स इट कीप्स चेंजिंग, इज दैट इज वाई इसे हॉट मनी भी कहा जाता है। तो यू कैन रिमेंबर अ फ्यू डिफरेंसेस इन दिस मैनर। FIIs are companies beside outside based outside India offer investment proposals in India. Yes, FII लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है, तो गलत है, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए ना, इसे हॉट मनी भी कहते हैं, टेक्स फॉर्म ऑफ हेज फंड्स। यस, ठीक है, हेज फंड्स का मतलब है जो भी फंड्स जिससे आप अपना लॉस को कम कर रहे हैं। इट इज़ जनरली वोलेटाइल इन नेचर। यस, अभी अभी मैंने बताया कि वोलेटाइल है, तो दैट इज़ वाई 1 3 and 4 C would be the right answer over here. I hope it is very clear. Which among the following is not a function of the नीति आयोग? तो नीति आयोग का फंक्शन समझने के लिए when was it established, सबसे पहले मुझे बताइए। Yes, 1 जनवरी 2015 पे। एंड सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसकी नीति आयोग एक एडवाइजिंग बॉडी है, इट इज़ नॉट अ बॉडी दैट विल डिसाइड या फिर फाइनलाइज थिंग्स, इट विल ओनली गोइंग टू गिव द एडवाइस। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए अगर हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा कि कौन सा एक फंक्शन नहीं है नीति आयोग का। ओके, तो if you see this year to develop a shared vision of national development priority sectors and strategies with active participation in the light of national objectives, yes absolutely, ये तो नीति आयोग का एक फंक्शन है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू नेशनल डेवलपमेंट हो गया, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करके
नेशनल ऑब्जेक्टिव्स का अचीव करने के लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज अ कांस्टेंट on a constant basis through organized support programs। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, जहाँ पर स्टेट्स एंड सेंटर एंड स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें ऑन डिफरेंट पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स। दैट इज द मेन एम। क्रिएट प्रोसीजर्स फॉर डेवलपिंग वायबल प्लान्स एट द विलेज लेवल तक प्लानिंग करने का भी इसका मेन एम है, बट नॉट टू एलोकेट रिसोर्सेज टू द स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं, ये नीति आयोग का काम नहीं है। दैट इज वाई ये एक अथॉरिटेटिव काम हो गया, इट इज नॉट अ एडवाइजरी वर्क। दैट इज वाई सो डी इज द राइट आंसर। दैट इज वाई नीति आयोग इज ऑल्सो कॉल्ड अ थिंक टैंक। इट हैज पीपल जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं टू थिंक अबाउट various things and provide a solution. Now, apart from this, 15th, which among the following is a measure of money supply is called base money। ठीक है, इनमें से किसको बेस मनी कहा जाता है? तो फटाफट से देखते हैं। M0, इसमें क्या क्या होता है? ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी जो हमारे इकोनॉमी में है वो सब डिफरेंट तरीके से ऐड अप करके ये मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बनते हैं। ठीक है, तो M0 में अगर हम देखें, जो भी पैसा डिपॉजिट में है या डिपॉजिट किसका, बैंक का आरबीआई के साथ। ठीक है, एंड आरबीआई का अदर डिपॉजिट्स है जिसमें आरबीआई ने फॉरेन करेंसी रखा हुआ है, प्लस वो पैसा जो एक्चुअली प्रोवाइड किया गया है बाय द आरबीआई, या फिर फ्रेशली प्रिंटेड नोट्स एंड कॉइन्स, ये सब हो सकता है इन द M0। ये सब बेस मनी है। अब ये मनी के थ्रू आगे जो है फर्दर ट्रांजैक्शंस एंड यूसेज जो है किया जा सकता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बेस मनी, एकदम बेस है। ठीक है, अब दूसरा है M1, M2, M3, M4, राइट। तो दैट इज M0 इज कॉल्ड द बेस मनी, ए इज द राइट आंसर ना। इनके बारे में भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, M1, M2, M3, M4। ये तो अगर हमारे इकोनॉमी में पैसा जाएगा तो वो पैसा कहाँ कहाँ पर होगा? या तो करेंसी विद द पब्लिक होगा, या तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई होगा। अब इसके अलावा पैसा कहाँ जा सकता है? बैंक के डिपॉजिट्स में जा सकता है, राइट। प्लस ये पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स में जा सकता है। तो बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में किस तरह के डिपॉजिट्स होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं ना, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। सिमिलरली डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। तो M1 अगर हम देखें, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? करेंसी विद द पब्लिक, आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, एंड इसमें इंक्लूड होगा बैंक में जो डिमांड, बैंक में जो डिमांड लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो दैट इज इंक्लूडेड, बट बाकी चीज़ें नहीं है। तो ऐसा जो लिस्ट बनता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड M1, M2, M3, M4। अब M2 में क्या क्या है? करेंसी विद द पब्लिक, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स इन द बैंक, बैंक में जो बैंक डिपॉजिट्स है, एंड पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स। तो अदर थिंग्स आर कैंसिल्ड आउट। अब M3 में क्या क्या है? करेंसी ऑफ द पब्लिक, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट्स है, एंड डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक। अब पोस्ट ऑफिस का कुछ भी नहीं है। अब M4 में क्या है? चारों ही चीज़ें होंगी। एंड आरबीआई के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज बैंक के क्या है। तो आरबीआई कंसिडर्स दिस M3 द मोस्ट, ठीक है, इसे ब्रॉड मनी भी कहा गया है, एज यू नो। एंड अदर देन दैट M1 को हम नैरो मनी भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं। डेफिनेशंस आल्सो हैव explained, and through this table I think you will be able to remember। 16, who gave the welfare definition of economics? तो जो definitions of economics है, इनसे दो तीन एक दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला है wealth definition given by whom? Who will tell me? एडम स्मिथ। ठीक है। सेकेंड इज द वेलफेयर डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन में कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है इसका मेन काम है लोगों का भला करना, वेलफेयर करना। अब तीसरा काफ़ी लॉजिकल डेफिनेशन इज ऑफ द स्केरसिटी डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी अपने वांट्स को, नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं, तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो काफ़ी लिमिटेड है, स्कार्स है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द स्केरसिटी डेफिनेशन, जहाँ पर ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है? अगर किसी के पास कुछ
इकोनॉमिक्स का मेन वर्क है जो भी रिसोर्सेज है, लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपये है, अब 10,000 से या तो मैं कुछ खरीदने चले जाऊँ, या तो कुछ खाने चले जाऊँ, या तो कहीं बाहर चले जाऊँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है, या तो दान में दे दूँ, ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ, इस चीज़ को सोचकर इस चीज से रिलेटेड आंसर मिलता है बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कहा गया है बाय लियोनेल रॉबिन्स। और ये मीन्स एंड एंड्स, जो मीन्स हमारे पास है आर द रिसोर्सेज 10,000 रुपये, हमारे एंड्स यानी कि जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो तो एंडलेस है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज़ करके अनलिमिटेड जो हमारे वांट्स हैं उनको ऑप्टिमम वे में कैसे फुलफिल किया जा सकता है, ये चीज़ का पूरा डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा इन इकोनॉमिक्स, इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कहा गया है। वैसे वेलफेयर डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, एल्फ्रेड मार्शल। स्कैर्सिटी डेफिनेशन बाय लियोनेल रॉबिन्स। एंड जो वेल्थ डेफिनेशन है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो वेल्थ डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स का मेन काम है लोगों का वेल्थ मैनेज करना, इकोनॉमिक्स का मेन काम है लोगों का वेलफेयर करना, भला करना। ये इस तरीके से तीन डेफिनेशंस आपको दिए हुए हैं, और किसने क्या दिया हुआ है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया ये पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। 17 विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो नाम से हमें पता चल रहा है वेन एवर यू वॉन्ट टू कंज्यूम समथिंग, लेटेस्ट से आज हम मेरे घर पे थाली, आप सबको मैंने बुलाया, एंड आई सेड कि मेरे घर पे एक पार्टी है, तो आई कॉल्ड ऑल ऑफ यू, मैंने कहा कि आपको एक थाली चूज करना होगा, पंजाबी, साउथ इंडियन, वॉट एवर यू आर लाइकिंग, राजस्थानी, तो उस थाली को आप मंगवा सकते हैं, यू कैन हैव इट, ठीक है। तो लेट्स से पर्सन एक्स ने जो साउथ इंडियन थाली है वो मंगाई, अब पहली थाली के बाद उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन लग रहा होगा, हाँ चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा खा लिया, अब सोने का टाइम है। अब दूसरी थाली उसका ऑफर कर दी कि हाँ ऐसे ही सेम एक और थाली आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो ऑफर करने के बाद दूसरी थाली को खाने के बाद लेट्स से वो खा लेते हैं, खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल है दैट विल बी लोअर इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज अर्लियर। ऐसे ही फर्दर अगर जाएंगे तो द सेटिस्फेक्शन लेवल एक्चुअली रिड्यूसेस ऑलमोस्ट टू जीरो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है विद ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। As a person consumes more units of a particular good or service, additional satisfaction they gain from extra unit decreases. Absolutely correct. Each additional unit of good provides less extra satisfaction. ठीक है, ये भी सही है। तो both 1 and 2 C would be the right answer. Which among the following statement is incorrect with respect to reverse repo rate? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई से अगर मोस्टली बैंक्स को लोन लेना है तो वो रेपो रेट पे लेते हैं, एंड बैंक्स अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो कोलेटरल पे आरबीआई के पास रख देते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, यहाँ बैंक को अगर आरबीआई से कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है तो बैंक रेपो रेट के थ्रू लेता है, बट अगर बैंक के पास एक्सेस मनी है और वो आरबीआई के पास रखना चाहता है तो बैंक कैन गिव दिस मनी, एंड नाउ आरबीआई विल गिव सम कोलेटरल, ठीक है। तो दैट इज द रिवर्स रेपो, रेपो का रिवर्स है, दैट्स ऑल, रिवर्स रेपो रेट। और ये रिवर्स रेपो रेट हमेशा लोअर होता है 3.35%, ये इस तरीके से, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई को देना है। ओके, बैंक ने अपना पैसा रखा तो आरबीआई विल गिव दैट मनी, तो दैट इज व्हाई इट विल कीप इट लोन लो, बिकॉज जो लोन ले रहा है उसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, एंड जो देना है वो कम रखेंगे, तो ऑब्वियसली यही है, ठीक है, बैंक्स का कि बाय लो सेल हाई, ये उनका फिलोसफी होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिवर्स रेपो रेट रिलेटेड, जनरली लोअर देन रेपो रेट अगर 6% है तो ये 3.35% के आसपास है, तो ऑब्वियसली लोअर देन रेपो रेट। डिटरमाइन by market forces, no, RBI determines this as part of the monetary policy, generally higher than MSF। तो रेपो रेट से ही कम है तो एमएसएफ से हायर कैसे हो सकता है, ठीक है, एमएसएफ इज द सीलिंग टॉप मोस्ट इंटरेस्ट रेट 6.25%, तो ये एमएसएफ के से रेपो रेट जो है वो कम है, एंड ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट भी
कम है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो ऑब्वियसली 2 and 3 ओनली, बी वुड बी द राइट आंसर। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ अ रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर आरबीआई डायरेक्टली ओपन मार्केट में कूद जाए कि भाई मुझे ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास है वो इन्वेस्टर्स को सेल करने, एंड इस तरीके से आई वांट टू पुल द मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज काफ़ी इन्फ्लेशन मुझे देखने को मिल रहा है, तो इट कैन डू दैट। वैसे ही डायरेक्टली आरबीआई मार्केट में कूद जाए और सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे बॉन्ड्स वगैरह लेने लगे, ठीक है, खरीदने लगे जो उनके पास हैं, तो दैट इज बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब बाइंग करते हुए गवर्नमेंट आरबीआई विल पे, एंड ऐसे ग्रोथ इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें दो टाइप से, एक तो रीपर्चेज है एंड द अदर इज द आउटराइट अग्रीमेंट। आउटराइट में सारा सेल कर दिया बस, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सारा का सारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास था उसने सेल कर दिया, तो आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहा जाएगा। ऐसे ही अगर आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रहे हैं ऑन अ रीपर्चेस बेसिस, यू हैव सोल्ड ऑल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड देन उसे आप रीपर्चेस करेंगे, तो दैट इज रीपर्चेस एग्रीमेंट ऑन द ओएमओ। अब ये शॉर्ट टर्म है, रीपर्चेस इसमें होता है, यस, परमानेंट एंड इन्वॉल्व्स आउटराइट सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये तो गलत है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, रिपर्चेस दिया फिर वापस लिया, ये शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, बट आउटराइट जो सेलिंग है वो परमानेंटली किया जाता है। तो इसमें दोनों जो है रिपर्चेस एग्रीमेंट, ये आउटराइट कैसे हो सकता है और ना ही ये परमानेंट है, इट इज़ टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। तो दैट इज़ वाई क्या क्या इसमें करेक्ट फीचर्स है, शॉर्ट टर्म है एंड रिपर्चेस को सब्जेक्ट है, यस, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अब 20, which among the following is the objective of CRR? So as we know, there are two reserves that the bank maintain. The first one is the CRR. इसका मैंडेट कहाँ पर है? 42 सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, एंड एसएलआर जिसमें अगर हम देखें क्या क्या मेंटेन किया जाता है, सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो, इसमें कैश मेंटेन किया जाता है, दैट टू द बैंक मेंटेन्स इट विद आरबीआई, एंड इसका स्टैट्यूटरी नॉर्म मैंने बता दिया कहाँ से। अब एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कैश तो है ही है, गोल्ड है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब इसके अलावा वी हैव दिस मनी जो बैंक अपने पास ही सेव करता है, एंड इसके प्रोविजंस, एसएलआर के प्रोविजंस आपको सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सॉरी। अब यहाँ पर अगर हम देखें 20 क्वेश्चन, तो मेनली सीआरआर एसएलआर मेंटेन क्यों किया जाता है? अगर कोई कंटिजेंट रिक्वायरमेंट है बैंक को कि मुझे पैसे चाहिए, तो ये सीआरआर एसएलआर को यूज़ कर सकता है, दैट इज़ वन थिंग, that is called liquidity maintenance for the bank, ensuring safety and liquidity of deposits। तो डिपॉजिट जो आ रहे हैं उनका सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, यानी कि अगर हमें जो डिपॉजिट है उसके ऊपर पेमेंट करना पड़ा, देन वी आर रेडी, सीआरआर में पैसा पड़ा हुआ है, तो दिस इज द मेन थिंग। स्टेबलाइजिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये नहीं है, मेंटेनिंग लिक्विडिटी ठीक है, बट मेन थिंग इज ए। अब 21, which among the following statement is correct with respect to setting of inflation target for RBI? Inflation targeting framework, तो if we see RBI and Government of India, इन दोनों के क्या मेन एम्स है हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, तो ये एम्स एंड गोल्स जो है कॉमन है, ठीक है, यस। यहाँ पर मेनली प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन को होने नहीं देना है, दूसरा गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड तीसरा गोल होगा यस पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी, ये सारे आपके गोल्स बन जाते हैं। अब आरबीआई का मेन गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी कम करना, सेकेंडरी ग्रोथ प्राइस स्टेबिलिटी है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी इनइक्वालिटी, सेकेंडरी ग्रोथ प्राइस स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना, बट आरबीआई का मेन गोल प्राइस स्टेबिलिटी है, दैट इज इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ठीक है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। तो यहाँ पर आरबीआई मेनली इन्फ्लेशन को टारगेट करता है एंड सो प्राइस स्टेबल रह जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए आरबीआई को अपना मॉनेटरी पॉलिसी चलाना पड़ता है,
वेर इन वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके थ्रू ये चलता है, जिसमें 6 मेंबर्स है, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई को ये इन्फ्लेशन जो है उसे टारगेट करना है, ये मैंडेट आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है। अब ये टारगेट करना है तो कितना टारगेट है ये कौन बताएगा? तो 4% का टारगेट जनरली दिया गया है 2021-26 के बीच। एवरी 5 ईयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं एंड ये जो टारगेट है उसे डिसाइड करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए आरबीआई से कंसल्ट भी करता है। ठीक है, तो 4% इज द टारगेट एंड इसका रेंज है नॉट सो स्ट्रिक्ट, 4% प्लस और माइनस 2%, यानी कि 2 to 6% का रेंज है। दैट इज द टारगेट। द टारगेट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। एब्सोल्युटली करेक्ट इज द राइट आंसर। स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड प्राइस इंडिसेस। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स जो है वो दो टाइप की बताई गई है, यानी कि जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स है वो दो टाइप का है। पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, माइन्यूट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, फर्म्स हो गए, उनसे उनका बिहेवियर, ये सब देखा जाता है। उसके बेसिस पर डिमांड एंड सप्लाई कितना है, प्राइस क्या सेट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जब डिसाइड की जाती हैं दैट इज कॉल्ड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर पूरे कंट्री के लेवल पर, पूरे रीजन के लेवल पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वी हैव द टोटल डिमांड, जिसे हम एग्रीगेटेड डिमांड कहते हैं। वैसे ही इन्फ्लेशन पूरा कंट्री के लेवल पर होगा, ट्रेड पूरा कंट्री के लेवल पर होगा। तो इन चीज़ों पर जब हम ध्यान देने लगते हैं, इनको कैलकुलेट करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडेक्सेस। देखिए आपने क्वेश्चन में भी इस तरीके से देख सकते हैं कि इनको अगर वेरी किया जा रहा है, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर निकाला जा रहा है, दैट इज द डोमेन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है ना? तो डू यू हैव एन आइडिया हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? कुछ आइडिया है? ठीक है, यस, इट इज जॉन मेनार्ड कीन्स हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी आता है, तो वो कौन है? पहले एंशियंट मेथड्स पोथी पत्रे पे ऐसे लिखा जा रहा है, बट अब मॉडर्न वेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड उसकी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स वो भी चेंज हो गए हैं, तो ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना जाता है? सो दैट इज एडम स्मिथ। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में। अब जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडेक्स, इनके बारे में जो स्टडी बताती है दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 23, which among the following is the phase of business cycle in which price of goods are at their lowest? बिजनेस साइकिल के फेजेस मैंने बताया, सबसे लीस्ट डिमांड जहाँ पर होगा वहाँ पर प्राइस सब ऑटोमेटिकली सबसे लीस्ट होगा। डिमांड सबसे कम होता है डिप्रेशन फेज में, एंड सो डी इज द राइट आंसर। ये चारों फेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। 24, which among the following is incorrect? difference between CRR SLR देखते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस CRR SLR, एनी पॉइंट इज लेफ्ट तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एज पार्ट ऑफ SLR banks maintain only cash and cash equivalent with themselves as reserve। तो SLR में एज वी नो कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होता है, दैट इज वाई ओनली कैश, कैश इक्विवेलेंट मेंटेन करता है एज रिजर्व, वो तो गलत है। बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीआरआर जो है वो बैंक्स आरबीआई के पास ले जाकर रखते हैं, तो जब भी हम किसी को पैसे देते हैं वी एक्सपेक्ट सम इंटरेस्ट बैक। ठीक है, तो बट यहाँ पे आरबीआई से बैंक के पास कोई भी इंटरेस्ट मनी जो है नहीं आता। द मेन एम ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर इज टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ठीक है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मेन एम जरूर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दैट इज वाई द यहाँ पर अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पूछा हुआ है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है। तो सीआरआर जब दिया जा रहा है तो आरबीआई को थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा इंटरेस्ट अमाउंट देना चाहिए, तो आरबीआई कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देता है। सीआरआर तुम रखो चाहे जो करो, बट या नो इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन। नहीं रखने से फिर रूल्स ब्रेक होंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज सेट। अभी स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, डू यू रिमेंबर क्या है ये? यस, इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है उसमें कौन सा स्टडी है? स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। तो इसे हम कहते हैं द स्केरसिटी डेफिनेशन का पार्ट, राइट। और इकोनॉमिक्स का मेन एम अगर हम इसमें देखें इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन जो टेम्परेरी हमारे मीन्स है या फिर लिमिटेड मीन्स है
एंड हमारे जो एंड्स है, हमारे रिक्वायरमेंट्स है विच इज़ अनलिमिटेड, इनके बीच का गैप को फिल करना, दैट इज़ द मेन एम। ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स इसे कहा जाता है, ऑल्सो स्केर्सिटी डेफिनेशन इसे कहा जाता है, गिवन बाय होम, लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, किसने दिया है? लियोनेल रॉबिन्स ने ये दिया है। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है, एंड जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या किया है, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, क्विकली बताइए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लेटेस्ट से एक पर्टिकुलर मार्केट है जिसमें नॉर्मल डिमांड इज ऑफ 100 एप्पल्स एंड नॉर्मल सप्लाई इज ऑफ 100। ठीक है, अब ये डिमांड एंड सप्लाई तो मैच हो गया। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो डिमांड है वो सडनली इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज समवन इज देयर हु वांट्स कि जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे मैं ही खरीद लूँ, तो वो हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी है। तो डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन्स सेम। ऐसे केस में वी कैन से डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस, वो प्राइस भी बढ़ा देता है, हाँ सब खरीदना है, प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐसा, तो दैट इज द थिंग, डिमांड पुल। एंड ये डिमांड जो है प्राइस को पुल कर रहा है, राइट। ऐसे ही एक होता है कॉस्ट पुश, जहाँ पर हमारा ओवरऑल कॉस्ट कुछ ऐसा है, फिर प्रॉफिट एंड जो एक्सपेंसेस है डेली के, वेजेस के एंड ऑल वो सब। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, टू दिस मच। ऐसे में जो फैक्ट्री ओनर है वो अपना प्रॉफिट नहीं लूज करना चाहता, वो वैसे का वैसे ही है, तो फाइनल प्राइस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है वी कैन से बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर एक्सपेंसेस आपका, लेट्स से एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया बट वो ज़्यादा सैलरी मांग रहे, तो ऐसे का केस में आपका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑल्सो ट्रिगर्स द इस ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उसे ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से फाइनल प्राइस भी इंक्रीज हो गया, इजंट इट? तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये तब होता है जब कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो। लेट्स से ये टी का प्रोडक्शन है, चलो कॉफ़ी पी लेंगे, तो अल्टरनेटिव तो अवेलेबल है, तो ऐसे केस में टी का ये हाल नहीं होता है, डिमांड प्राइस का ये हाल नहीं होता, ऐसा है। तो अल्टरनेटिव अवेलेबल है, अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होगा तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या प्राइस राइस हमें देखने को मिलता है। करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जनरल राइस इन द प्राइसेस कॉस्ट बाय डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डिमांड पुल मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, नॉट डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग डिमांड तो गलत है। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीजेस डिमांड, यस, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, यस ये तो सही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट गुड्स होते हैं, कोई सूटेबल अल्टरनेटिव नहीं अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो ऑब्वियसली हम उसको शिफ्ट हो जाएंगे, बट यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन किया जा रहा है एंड इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी चाहिए, अगर एम्प्लॉय को हटाकर नए एम्प्लॉय को हम ला नहीं सकते, तो ऐसे केस में दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, सो 2 and 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। 27, a dash economy is one in which individuals and private firms make the major decisions about production and consumption. Please try to answer, pause the video and try to answer. यस, किस तरह का इकोनॉमी होता है जिसमें इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स डिसीजन लेते हैं, तो इसको समझने के लिए देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, एंड जिसमें सबसे पहला है द कमांड या फिर स्टेट इकोनॉमी। तो ऐसे में सारे डिसीजंस, मेन डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती है, इकोनॉमिक डिसीजंस। अब दूसरा है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्टिक या फिर मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो इसमें सारा जो मेन डिसीजंस है वो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट फर्म्स वगैरह लेते हैं। ओके, तो ये कैपिटलिस्टिक जो है उसे मार्केट जो इकोनॉमी है वो भी कहते हैं, कमांड या स्टेट इकोनॉमी इसे कहा जाता है।
एंड कुछ ऐसे इकनॉमीज है, मोस्ट ऑफ द इकनॉमीज टुडे, जो कि मिक्स्ड है, यानी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी नहीं है, तो ऐसा। ठीक है, तो दैट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। लाइक इन इंडिया सर्टेन सेक्टर्स लाइक बिस्किट मेकिंग है तो गवर्नमेंट एंटिटीज भी है, प्राइवेट भी है। बट अगर आपको मेट्रो ट्रेन या फिर एरोप्लेन, सॉरी, या फिर जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने, तो लिमिटेड है अभी के लिए तो प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन एंटिटीज़ का पार्टिसिपेशन। ओके, तो दैट इज़ वाई सारे डिसीजंस कौन प्राइवेट फर्म्स इंडिविजुअल्स ले रहे हैं, तो दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो इसे स्टेट या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। सो आंसर शुड बी बी, राइट? Yes, the calculate the quantity demanded and supplied at equilibrium if the following conditions are fulfilled. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड एंड सप्लाई का कब होता है? डिमांड कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये जो पॉइंट है दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एट इक्विलिब्रियम क्या है? द डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई। तो ये दोनों अगर हम इक्वेट करें, यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रहा है 100 माइनस 4p इज इक्वल टू 28 प्लस 2p, 28 इधर भेजो, 72 100 माइनस 28 एंड प्लस 4p, 2p इट विल बी 6p। तो p का वैल्यू कितना है? 12। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या गया है? डिमांड या सप्लाई को कैलकुलेट करो। कहीं भी आप या तो डिमांड में या तो सप्लाई में ये नंबर डालोगे तो सही जवाब आ जाएगा। तो 100 माइनस 4 इंटू 12 इज 100 माइनस 48। ठीक है, विच विल बी 52। तो ये हमारा डिमांड है सप्लाई। तो क्वेश्चन में इसीलिए 12 दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, 12 डाल दो। हमें फर्दर कैलकुलेट भी करना है। पी एक वैल्यू दिया हुआ है प्राइस का, बट पी आने के बाद वी विल हैव टू कैलकुलेट द डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो 12 मार्क करके मत आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 29, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट? ठीक है, तो हमें जनरली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पता होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो एक इकोनॉमी है उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसका फाइनल वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल वैल्यू को, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो कंप्लीट वैल्यू है उसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर ये नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। अब एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी ग्रॉस चीज को नेट बनाना हो तो सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट। ओके, तो इट विल बिकम नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइजेस के वगैरह के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम बेसिक, यानी कि कोई प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो भी कॉस्ट लगा है तो उस टाइम पे एनडीपी कैलकुलेट किया जाए ये प्राइस को यूटिलाइज करके, दैट इज कॉल्ड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड हो जाते हैं और इससे क्या आता है? बेसिक प्राइसेस, प्रोडक्शन टैक्सेस ऐड होते हैं एंड सब्सिडी सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो बेसिक जो हमारे प्राइसेस है वो आ जाता है। ठीक है, टैक्स ऐड करने के बाद और प्राइस आता है ना, प्राइस चेंज। ऑब्वियसली यू कैनॉट बाई फैक्ट्री में 10 रुपए में कोई चीज़ बना है तो आपके घर के पास आते आते 20 रुपए का हो जाएगा, बिकॉज उसमें टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। टू टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक तो प्रोडक्शन टैक्स एंड द अदर इज द प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स मतलब लैंड है जिसके ऊपर पूरा प्रोडक्शन किया हुआ है तो लैंड का टैक्स है, जितना भी आप प्रोडक्शन करो, नॉट बॉदर्ड। अब 100 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो टैक्स अलग होगा, 200 बनाए हैं तो टैक्स अलग होगा। ठीक है, लाइक जीएसटी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, बट लैंड टैक्स ये डिपेंड नहीं करता। तो बेसिक प्राइसेस इसमें प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड होंगे एंड सब्सिडी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे केस में गेटिंग द प्रोडक्ट टैक्सेस विच आर कॉल्ड द विच इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। ठीक है, फाइनल प्राइस जो आपके रिटेल सेंटर पे आपको देखने को मिलता है। तो एनडीपी एट फैक्टर, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, लेट्स से ये 100 रुपीज़ है, इसमें टैक्स 10 रुपीज़ ऐड होके बेसिक प्राइस 110 है। अब 110 में प्रोडक्ट टैक्सेस 10 रुपीज़ ऐड होके मार्केट प्राइस 120 है। अब मुझे क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट चाहिए। फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? जो भी मेरा फाइनल मार्केट प्राइस आया है
वो मार्केट प्राइस में से सारे टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -10 -10। ओके, यू विल गेट यहाँ पर 120 माइनस दिस, यू विल गेट 100 ओनली। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट आ गया ना। तो ऐसे हमें करना है, जो कोई सब्सिडी है तो वो ऐड होगा, जो भी टैक्स का साइन है सब्सिडी का ऑपोजिट साइन होता है जनरली। तो इसी तरीके से एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कैलकुलेट किया गया है एट फैक्टर कॉस्ट, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करके सब्सिडीज को ऐड करना है। तो दैट विल बी ऑप्शन ए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। 30. Which among the following statement is or correct with respect to the open market operations of RBI? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स वगैरह, बाइंग एंड सेलिंग का काम डायरेक्टली आरबीआई मार्केट में उतर के विद द इन्वेस्टर्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द सेकेंडरी मार्केट, अब्सॉर्बिंग बॉन्ड्स, इट ड्राइव्स अप बॉन्ड यील्ड्स एंड इंजेक्ट्स मनी इनटू द मार्केट। तो बॉन्ड्स जब अब्सॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि बाई किया जा रहा है तो इन्वेस्टर्स से, तो ऐसे केस में आरबीआई हमारी इकोनॉमी में पैसा को इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, इट विल गिव अवे द मनी। ओके, ये है। एंड वेल इट सेल्स, मनी को सक आउट किया जा रहा है, यानी कि जब आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है तो वो पैसे लेता है सामने वाले से। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी में मनी है उसे अब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, आरबीआई दो तरह का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो करता है, आउटराइट परचेज एंड रीपर्चेज। आउटराइट जो है परमानेंट परचेज होता है, एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया। ठीक है, आउटराइट यानी कि एक ही बार सारा कुछ खरीद लेना। अब रीपर्चेस इज टेम्पररी, एंड इसमें जो भी हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल या बाय किया है उसे रिवर्स किया जाता है। लेट्स से मैंने आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किए हैं, तो इट विल रीपर्चेस है, बाय देम अगेन। ठीक है, तो ऐसा, तो चारों ही चीज़ें यहाँ पर सही है, दैट इज व्हाट डी इज द राइट आंसर। 31. विच अमंग द फॉलोइंग इज और द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पद्मनाभन कमेटी? ठीक है, तो पद्मनाभन कमेटी किस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करता था? तो मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब किस एरिया को एक्चुअली उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देने के लिए हमने पद्मनाभन कमेटी को बनाया था? मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर रिव्यूइंग बैंक सुपरविजन, वीक बैंक्स, या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? ठीक है, तो द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी रिव्यूइंग द बैंक सुपरविजन। Then threshold limit on the deposits for 14 banks being nationalized in 1969 was? तो इंडिया में काफ़ी सारे बैंक्स थे। अब ये बैंक्स सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इन 1969 सोचा गया कि यार इतने बड़े बड़े जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इन प्राइवेट बैंक्स को अगर हम पब्लिक सेक्टर बना दें एंड अपना कंट्रोल चलाएं, तो ऐसे केस में बहुत ही अच्छे से ये चलेंगे। अभी तो वैसे उतना अच्छे से नहीं चल रहे बिकॉज हमारे अंडर नहीं है। तो 1969 में जो भी बैंक का एनुअल, जो भी बैंक का सॉरी डिपॉजिट अमाउंट जो है वो 50 करोड़ एक्सीड कर रहा होता है, तो ऐसे बैंक को एक्चुअली नेशनलाइज किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे 14 प्राइवेट बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए एंड उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया 1969 में। इसी तरीके से 1980 में अगेन ये ड्राइव चला था। ठीक है, अब ये जो ड्राइव चला था इसमें 200 करोड़ रुपीस अगर किसी का, इतना अगर किसी का डिपॉजिट अमाउंट है, तो देन दैट विल बी, इतना डिपॉजिट अमाउंट होने पर या इससे ज़्यादा होगा, देन उस पर्टिकुलर बैंक को नेशनलाइज किया जा रहा था। ओके, तो इस टाइम पे 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, राइट। सो 14 बैंक जब 1969 में नेशनलाइज किया गया, व्हाट इज द लिमिट? 50 करोड़ रुपीस। ठीक है, next, which among the following sections of Banking Regulation Act states that a banking company cannot employ or be managed by banking agent? तो एक बैंक को कौन मैनेज करेगा, कौन उससे रिलेटेड जो है डिसीजंस लेगा, इसके प्रोविजंस आपको सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखने को मिल जाएंगे। सेक्शन 20 में क्या है ये आप लोग खुद ही मुझे बताओगे। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वी विल बी सीइंग द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एसएलआर, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आप मुझे बताइए सीआरआर के प्रोविजंस आरबीआई एक्ट के कौन से पर्टिकुलर सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं? कैन यू जस्ट टेल मी? इसी सेशन में मैंने आपको बताया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, merger of which bank has taken place with Bank of Baroda?
ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन सा बैंक को मर्ज किया गया? कॉर्पोरेशन, सिंडिकेट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या देना बैंक? तो ऑब्वियसली इट इज देना बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना, विजया मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को मिलाकर पीएनबी बनाया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, तीनों को मिलाकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। कैनरा, सिंडिकेट को मिलाकर कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक को मिलाकर इंडियन बैंक को बनाया गया। Which among the following is a correct source of long-term funds for development financial institution? तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जो बैंक से जनरली लॉन्ग टर्म के लोन नहीं दे सकते, बिकॉज बैंक के डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के होते हैं, फिर मेच्योर होने पे पे करना है। तो लॉन्ग टर्म लोन दे के बैठ जाएंगे तो सारा पैसा फंस जाएगा। तो बैंक डू नॉट गिव लॉन्ग टर्म लोन, लिमिटेड है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट किसी कंट्री का करना है तो यू हैव टू गो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म का होता है ना। आपने पैसे लगाए एंड वो 5 साल 10 साल के बाद लेट से मेट्रो रेल बिछा रहे हैं तो वो बहुत टाइम लगेगा बिछाने में, कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट। तो उतना टाइम जो लग रहा है उसकी वजह से बैंक से ये एक प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पाते। तो नए टाइप के इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। 1948 में सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में लाया गया है। ठीक है, एंड या इट इज़ IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉन्ग अब DFIs जो आगे फाइनेंस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो कहीं कहीं से लोन वगैरह लेके ये फिर आगे चलाते हैं। तो डायरेक्ट फंडिंग और कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस ये भी होता है। मार्केट से बोरो करते हैं, लोन्स एंड ग्रांट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ये लेते हैं। तो यस 1, 2 and 3 D is the right answer. 36, which among the following is recommendation of R.N. Malhotra committee? The main recommendation was to come up with the IRDAI, which is the regulatory body of the insurance sector, Insurance Regulatory and Development Authority of India. Government stake in insurance companies to be brought down to 18%. तो मोस्टली गवर्नमेंट ही इंश्योरेंस कंपनीज को ओन कर रहा था। तो गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डिंग है, गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमें कम कर देना है। कितना कम कर देना? 80% तक नहीं, 50% तक कहा गया था इन दिस पर्टिकुलर कंपनी रिपोर्ट। तो 1 तो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वी गेट द राइट आंसर B, 2 and 3। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुड बी अलाउड टू ऑपरेट इन द रूरल मार्केट। यस, पोस्टल रूरल एरियाज में पोस्ट के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस पहुंचाया जा सकता है, ये चीज़ रिकमेंड की थी। GIC विच इज़ द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके सब्सिडियरीज नॉट टू होल्ड मोर देन 5% इन एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में 5% से ज़्यादा वो होल्ड नहीं करेंगे, ये चीज़ कही गई। यस, ठीक है, तो 2 and 3 ओनली आर द राइट वंस एंड 50% यहाँ पर जो है आपका इंश्योरेंस कंपनीज में गवर्नमेंट का स्टेक को ब्रिंग डाउन करना है। 37th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन जुलाई 1969? ठीक है, कौन कौन से बैंक कब नेशनलाइज हुए थे, थोड़ा सा आइडिया रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुलाई में 1969 में 14 banks, and in the time of 1980 6 banks were nationalized, so total of 20 banks were nationalized. तो 1969 जुलाई में इनमें से कौन सा बैंक को नेशनलाइज किया गया? द आंसर इज बी, देना बैंक। ठीक है, 1969 में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, यूको, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल, इंडियन ओवरसीज इंडियन बैंक, देना बैंक, ये सब आपका 1969 में नेशनलाइज किया गया है। 1980 में आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन, पंजाब एंड सिंध, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इनको नेशनलाइज किया गया। Which among the following statement is or correct with respect to the non-scheduled banks? I hope this one is clear. Non-scheduled banks, अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है। तो RBI एक्ट जो है जिसके तहत RBI को एस्टैब्लिश किया गया है 1934, इसके 2 लिस्ट हैं, 2 शेड्यूल्स इन्हें कहा जाता है। तो पहले शेड्यूल में आप देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट 4 रीजन्स हैं, उन कौन से रीजन में कौन सा कंट्री आता है, कौन सा सॉरी एरिया आता है इंडिया का, वो चीज़ जो है अच्छे से दिया गया है इन द फर्स्ट शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं। ठीक है, अब जो भी ये बैंक्स यहाँ पर लिस्टेड है उन्हें हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं, और अगर कमर्शियल बैंक है अदर देन कोऑपरेटिव तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स उन्हें कहा जाता है। तो समझ गए?
तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स। अब शेड्यूल्ड बैंक्स को सारे जो रिजर्व्स है, CRR, SLR, ये सब मेंटेन करना होता है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स दो टाइप के, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जिनका नाम इस पर्टिकुलर लिस्ट में नहीं है, देयर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के दो वी कैन से डिफरेंसेस हैं। पहला, RBI के सेकंड शेड्यूल में नाम है, हाँ जी है, ठीक है। दूसरा, जो शेड्यूल्ड बैंक्स है इनको डायरेक्ट जो RBI से बोरोइंग के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होते हैं, पर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होते। अब तीसरा, शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए क्लियरिंग हाउसेस एक पैर पे खड़े होते हैं। अब ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है इसमें क्लियरिंग हाउस नहीं है, तो इससे क्या होगा, ट्रेडिशनल वे ऑफ चेक्स क्लियरेंस जो है वो करना होगा एंड इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस एंड बैकग्राउंड है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ये सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें नहीं दिया है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स का कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट एलिजिबल टू इफेक्ट बोरोइंग फ्रॉम RBI फॉर द नॉर्मल ऑपरेशंस। यस, ठीक है, नॉर्मली वो RBI से पैसे लोन में नहीं ले सकते, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ emergency purposes it can take. They are also not eligible to become members of clearing houses. Yes, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके सही है। So B, 2 and 3 only is the right answer. 39, which among the following is salient feature of the amendment to the chapter 3B of RBI Act in 1997? 1997 में RBI Act में चेंजेस किए गए, RBI Act के थर्ड पी जो चैप्टर है उसमें चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। तो क्या फीचर्स, इट इज़ मैंडेटरी फॉर NBFCs टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI, मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ नेट ओन फंड। मिनिमम नेट ओन फंड होना चाहिए, RBI से सर्टिफिकेशन लेना है आपको इफ़ यू आर वर्किंग एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। It is required that deposit taking NBFCs maintain a certain percentage of assets unencumbered in unencumbered approved securities। ठीक है, तो थोड़ा पार्ट जो डिपॉजिटर्स हैं, जो NBFCs तो ले रहे हैं, NBFCs जो लोन लेकर आगे लोन NBFCs का मेन काम क्या है, लोन लेंगे, पैसे लेंगे किसी से और आगे लोन पकड़ाएंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट है उससे NBFC कमाता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब कुछ NBFCs है जो एक्चुअली पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हैं। नॉर्मल पब्लिक NBFCs में जो टाइम डिपॉजिट है वो मेंटेन कर सकता है। ओके, यहाँ पे कहा गया इट इज़ रिक्वायर्ड द डिपॉजिट टेकिंग NBFCs मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो थोड़ा पार्ट जो भी वो कमा रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो उन्हें अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में उनको जो है डालना होगा ताकि सेफ्टी रहे। थोड़ा पार्ट का सेफ्टी है कि हाँ ये हमने कहीं और डाल दिया है, वहाँ से पक्का पक्का मुझे प्रॉफिट आएगा, ऐसा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ऑल NBFCs आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ रिजर्व फंड, मेंटेन अ सम व्हिच इज नॉट लेस देन 20% ऑफ देयर प्रॉफिट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो NBFCs को कहा गया कि आप एक, क्योंकि NBFCs CRR SLR रिजर्व्स तो मेंटेन नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर बैंक के जैसा काम कर रहे, लोन ले रहे, पब्लिक से पैसा ले रहे, लोन दे रहे हैं, ऑलमोस्ट बैंक जैसा है। तो CRR SLR तो आपके लिए है ही नहीं। अब आप क्या करोगे, एक रिजर्व फंड मेंटेन करोगे, ये चीज़ RBI ने मैंडेट किया, और उस रिजर्व फंड में 20% ऑफ द प्रॉफिट जो भी आपको हो रहा है वो पैसे आप उस पर्टिकुलर रिजर्व फंड में डालते जाओगे एवरी ईयर। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर correct over here and all the three are right, so that is why 1 2 and 3 D is the right answer. Question 40, which among the following has been incorrectly matched with respect to the phases of development of Indian financial system? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कैसे डेवलप हुआ, सबसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, टिल 1947। अब 47 से लेके हमारा 1991 का टाइम, 1991 वाज अ वेरी टायरिंग एंड टफ ईयर, जहाँ पर इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ा, बिकॉज इंडिया के पास जो डॉलर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इवेंट्स। अब नेक्स्ट जो फेज था दैट वाज 1991 टू 2010। 2010 में ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज हुए थे,
जिनने थोड़ा बहुत इंडिया को इफेक्ट किया, बट मोस्टली आरबीआई ने उसे शील्ड कर दिया। तो दैट इज द थर्ड फेज। ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये पोस्ट लिबरलाइजेशन है, एंड फाइनली वी हैव द 2010 से आगे, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था उससे आगे टिल प्रेजेंट ये वाला पार्ट है। तो काफ़ी सारे इनोवेटिव डिजिटल इनिशिएटिव्स ये सब लिए गए। तो दैट इज़ एक और फेज में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, राइट। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये सब है। अब सेकंड जो पार्ट है दैट इज पोस्ट, सेकंड जो फेज है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस, एंड थर्ड फेज इज पोस्ट लिबरलाइजेशन, नॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो दैट इज वे थर्ड फेज सही से मैच्ड नहीं है। क्लियर है ना, टाइम पीरियड टाइमलाइन सब कुछ बता दिया मैंने। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज एंड उनका रोल यहाँ पे बताया गया है, इनको हमें बस मैच करना है। इट इज़ वेरी सिंपल। रेगुलेटरी बॉडीज क्या करते हैं, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स होते हैं इनके, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटेड सिस्टम्स होते हैं। इंस्टीट्यूट जो रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, तो पढ़ के ही आपको जो है आराम से आइडिया लग जाएगा, इवन दो यू नो अबाउट इट और नॉट। ए द करेक्ट आंसर इज 3। तो ऑब्वियसली वी हैव विल कम इमीडिएटली टू द राइट आंसर यहाँ पे बी। ठीक है, तो एग्जाम में फटाफट ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार ऑप्शंस में आपको सही जवाब मिल जाता है। तो अगर घुमाया हुआ है सेम ऑप्शन देकर ऐसे, तो यू हैव टू गो फर्दर। नॉन इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, जो डायरेक्ट लोन नहीं देते। तो सिडबी है, डस नॉट गिव लोन डायरेक्टली, इट विल गिव इट टू सम बैंक, एंड देन ये बैंक जो है किसी किसी को लोन देना, हेल्प करना, वो सब करेगा। तो डायरेक्ट हेल्प जो है टू द कस्टमर्स या एंटिटीज को नहीं प्रोवाइड करते, दैट इज वाई ये इंटरमीडियरी नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन इंटरमीडियरी, बट दे डू हेल्प इन द फाइनेंसिंग। तो नॉन इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये क्या सिस्टम है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सारे एंटिटीज लाइक मनी लेंडर्स हैं जो कि इनफॉर्मल, यानी कि जिन्हें डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली कोई रेगुलेटर, कोई उसका जो वी कैन से एक एंटिटी जो उस पर निगरानी रख रहा हो, वो चीज़ नहीं है। तो दैट इज द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बट बैंक्स आरबीआई डायरेक्ट रेगुलेशन, इंश्योरेंस कंपनीज आईआरडीआई डायरेक्ट रेगुलेशन, तो दैट इज द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, प्रोसीजर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये मैच हो रहा है। एंड डी जो है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटेड सिस्टम। तो ए इज 3, बी अगर आप देखो 4, सी इज 1 एंड डी इज 2। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब तो अपने लिए ये इजी हो गया। ठीक है, मनी लेंडर नहीं, रेगुलेटेड एंटिटीज यस, नॉन इंटरमीडियरीज यस। नॉन इंटरमीडियरी देख के घबराएगा मत, इनफॉर्मल का पार्ट है ऐसा मत मान लीजिएगा। 2 एंड 3 ओनली आर द राइट आंसर्स। अभी अभी हमने इसे डिस्कस किया। फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो काफ़ी रिपीटेटिव टॉपिक्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट फेज क्या है, प्री इंडिपेंडेंस का फेज है। ठीक है, तो दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर। 44 अब सेक्शन 17 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताया गया। एवरी बैंकिंग कंपनी शेल क्रिएट अ रिजर्व फंड एंड बिफोर declaring any dividend transfer it at least 20% of the profits each year। तो उस रिजर्व फंड को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा। ठीक है, सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट में ये दिया हुआ है कि नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो अपना 20% जो भी प्रॉफिट एवरी ईयर है वो इस रिजर्व फंड में भी पैसा डालें। एंड 45 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which among the following institutions has not been established by RBI। ठीक है, तो RBI ने IDBI, नाबार्ड, IFCI, एग्जिम बैंक, इनमें से किसको एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज IFCI। एंड बाकी सबको RBI के अंडर जो है लाया गया, एंड देन लेटर ऑन दे वर ट्रांसफर्ड या फिर इंडिपेंडेंटली उसे एस्टेब्लिश किया जा रहा था, बट नॉट IFCI। 1948 में आया था ये, RBI खुद ही 1949 में आया है completely as a public sector entity। तो IFCI has been established on its own, and C is the right answer over here। I hope you like this session। सारे के सारे जो आपको जिस भी तरीके से PYQs हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं
और ये क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से किस तरीके से पूछे गए हैं इनका बहुत अच्छा आपको आइडिया लगा होगा, और ये आपको आगे के एग्जाम में किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आएगा इसका आइडिया लेने में बहुत अच्छे से हेल्प इस पर्टिकुलर सेशन ने आपके की होगी। अब इसी तरह का एक और सेशन जो कि जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे दैट विल कम आउट, ठीक है। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेट मी जस्ट शो यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, कि आप किस तरीके से हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड वी प्रोवाइड द मास्टर कोर्स जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स जो जेआईबी के हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत ही अच्छे से सारा जो सिलेबस है उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके अलावा ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले रिवीजन की भी टेंशन नहीं है, जहाँ पर लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इसकी वैलिडिटी 8 एंड 12 मंथ्स की है। JIB 75 कोड यूज़ करके आपको 75% का डिस्काउंट, या फिर जो भी उस टाइम पे कोड होगा वो कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 75% या उसके आसपास का आपको जो है 80% 85 जो भी है वो आप कोड यूज़ करके उतना डिस्काउंट पा सकते हैं। तो ये चारों कंपोनेंट्स का मास्टर कोर्स कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है। अब अगर आपको नहीं मुझे सिर्फ एक पेपर का चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन अवेल दैट ऑल्सो, IFM RBWM IIFS PPP का अकेले। अब हमारे क्रैश कोर्स लाइव क्रैश कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एंटायर सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो ये लाइव क्लासेस है, अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोड यूज़ करके आप जो भी डिस्काउंट है वो अवेल कर सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edudap.co.in। थैंक यू।